हे गाइस व्हाट्स अप, इट्स मुस्कान। वेलकम बैक टू माय चैनल द सेक ऑफ मेडिसिन। आज के वीडियो का टॉपिक है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा भी सीओपीडी में इंक्लूड होता है, तो उसके बारे में भी हम डिफरेंट हेडिंग्स के अंडर स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज़ kindly like this video and subscribe to my channel to get more of these lectures. So let's start. अच्छा, डेफिनेशन की बात करें तो इन सिंपल टर्म्स व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? इट मीन्स द डायलिटेशन ऑफ एसिनस एंड इट्स डिस्ट्रक्शन एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स वॉल, राइट। अच्छा, सिंपली अगर इस डायग्राम में देखोगे तो एसिनस हमें दिख रहा होगा। एसिनस यानी क्या था? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल से लेके पूरा एल्वियोलाई तक, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक एंड फाइनली टू एल्वियोलाई। इन सारे स्ट्रक्चर्स को मिला के हम उसे एसिनस कहते थे, राइट। तो उस पूरे एसिनस का डायलिटेशन होना प्लस जो डायलिटेशन हो चुकी है उस वॉल्स का डिस्ट्रक्शन होना, दैट इज कॉल्ड एज एम्फाइसीमा. So let's read the definition. Dilatation of air space distal to terminal bronchiole, that is acinus, and destruction of the walls of dilated air space. Okay, so that's it for definition. Next is इसका classification. So it is broadly classified into two types: true emphysema and overinflation. True emphysema में देखें तो 5 main types है, मतलब सब types है. First is centri acinar, pan acinar, paraseptal which is also called as distal acinar, irregular, mixed. ओवर इन्फ्लेशन में भी 5 टाइप्स है: कॉम्पेंसेटरी ओवर इन्फ्लेशन, सेनाइल हाइपर इन्फ्लेशन, ऑब्स्ट्रक्टिव ओवर इन्फ्लेशन, यूनिलेटरल ट्रांसलूसेंट लंग एंड द फिफ्थ वन इज इंटरस्टिशियल एम्फाइसीमा और सर्जिकल एम्फाइसीमा. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट टू टेल यू ट्रू एम्फीसेमा जो है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट कंपेयर टू ओवर इन्फ्लेशन. ओके ओके, सो हियर फर्स्ट वन इज सेंट्री एसिनार. सेंट्री एसिनार में मैंने एक इमेज भी ऐड किया हुआ है. इफ़ यू कैन सी, यहाँ पर क्या होता है, एसिनस का जो स्टार्टिंग का पार्ट है या फिर व्हाट वी कैन से प्रॉक्सिमल पार्ट और द सेंट्रल पार्ट इज इन्वॉल्व, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्री एसिनार एम्फाइसीमा. अब मोस्टली जो है यहाँ पर लंग का जो अपर लोब है दैट इज मच मोर इफेक्टेड. ठीक है, यहाँ पर देखोगे इमेज में, जो फर्स्ट वाली इमेज है, यहाँ पे एसिनस का स्टार्टिंग का पार्ट इज इन्वॉल्व. ओके, एंड द सेकेंड वन इज पान एसिनार. पान एसिनार में क्या होता है, पूरा का पूरा एसिनस से इन्वॉल्व होता है. एंड यही बाजू में इमेज में देखोगे तो पूरा का पूरा एसिनस इन्वॉल्व दिख रहा है. एंड इट अकर्स मोस्ट प्रोबेबली, आई मीन mostly in lower lobe. Okay, and often it is associated with the alpha 1 antitrypsin deficiency. अब ये क्या चीज़ है, इसको मैं अपने आगे की जो स्लाइड्स है इटियोपैथोजेनेसिस में उसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी. ओके, सो द थर्ड वन इज पैरासेप्टल या डिस्टल एसिनार. उसके नेम से ही पता चल रहा है एसिनस के डिस्टल पार्ट में ये चीज़ होगी. ओके, इस इमेज में भी दिख रहा होगा कि एसिनस के एंड पॉइंट पर यहाँ पर एम्फीसेमा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज पैरासेप्टल. नेक्स्ट इज इरेग्युलर. इरेग्युलर मतलब वो एसिनस में कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है, उसका पोजीशन हम नहीं बता सकते. मिक्स्ड यानी कि एक लंग में मोर देन वन टाइप ऑफ एम्फीसेमा प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड. नाउ अब ओवर इन्फ्लेशन की बात करें तो पहला टाइप इज कॉम्पेंसेटरी ओवर इन्फ्लेशन. यहाँ पर क्या होता है, जब एक पार्ट ऑफ द लंग या फिर एक लोब ऑफ द लंग इज सर्जिकली रिमूव्ड, तो जो बचा हुआ लंग पैरेन्काइमा है दैट अंडरगोज कॉम्पेंसेटरी हाइपर इन्फ्लेशन. क्यों? टू फिल द प्लूरल कैविटी. थर्ड वन इज सेनाइल हाइपर इन्फ्लेशन. ओल्ड एज में क्या होता है, द लंग बिकम वॉल्यूमिनस. वाई? बिकॉज ऑफ लूजिंग ऑफ इलास्टिसिटी, थिनिंग एंड एट्रोफी ऑफ एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई. इट अंडरगोज हाइपर इन्फ्लेशन. थर्ड वन इज ऑब्स्ट्रक्टिव ओवर इन्फ्लेशन. कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए ब्रोंकियल ट्री में, उसके जो बाद का पार्ट है दैट अंडरगोज ऑब्स्ट्रक्टिव ओवर इन्फ्लेशन. एंड वॉट हैपन्स हियर, जो एयर है लंग्स के अंदर एंटर तो हो जाएगी बट इट इज़ नॉट एबल टू लीव द लंग. सो जो अफेक्टेड पार्ट है उसका बलूनिंग हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज द यूनिलेटरल ट्रांसलूसेंट लंग. लंग का कोई एक पार्ट या कोई एक लोब या फिर कोई भी सेगमेंट जो है दैट बिकम्स रेडियोल्यूसेंट. द फाइनल वन इज इंटरस्टिशियल और सर्जिकल एम्फाइसेमा. जब कभी भी लंग के कनेक्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क में या कनेक्टिव टिश्यू नेटवर्क में एयर का एंट्री हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल और सर्जिकल एम्फीसेमा. So we are done with the classification. Next is etiopathogenesis, which is very very interesting. पहले तो नॉर्मली वही स्मोक से या एयर पोल्यूटेंट से या जेनेटिक इन्फ्लुएंस से. ओके, देर इज वन डिफरेंट थिंग प्रेजेंट हियर, दैट इज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी. Now let me tell you what it is, how it works, what is its role
इन दिस एम्फीसेमा, क्यों, वो कैसे काम करता है, राइट। पहले तो इलास्टीन करके एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है लंग में, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलास्टिसिटी ऑफ द लंग, एंड वो क्या करता है, लंग को कोलैप्स नहीं होने देता है। नाउ व्हाट हैपेंस इज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो कि लीवर में प्रोड्यूस होता है, वो क्या करेगा, इलास्टेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा। अब ये इलास्टेज क्या है, इलास्टेज क्या करेगा, इलास्टीन को डाइजेस्ट करेगा। अब वो इलास्टीन को डाइजेस्ट कर देगा तो लंग तो कोलैप्स हो जाएगा ना, सो इट शुड नॉट हैपन। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एक अच्छा काम करता है, वो इलास्टेज के फंक्शन को रोकता है कि भाई तू इलास्टीन का डाइजेशन मत कर, इलास्टीन का अगर डाइजेशन हो जाएगा तो लंग तो कोलैप्स हो जाएगा, राइट। सो अब देखते हैं थोड़ा सा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन के बारे में। दैट इज़ अ ग्लाइकोप्रोटीन दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन लीवर, एंड जो जीन उसके कोडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 15। अब उसका फंक्शन मैंने बताया, वो इलास्टेज को इनहिबिट करता है। इलास्टेज बेसिकली है क्या, एक प्रोटीएज है, राइट। सो नेक्स्ट इज, अब हम दोनों सिचुएशंस में देखेंगे कि नॉर्मली क्या होता है। जैसे कोई भी पोल्यूटेंट्स या कोई भी जो इटियोलॉजी है वो बॉडी में एंटर करती है, तो एल्वियोलर माइक्रोफेजेस उसका फैगोसाइटोसिस कर देते हैं एंड उसके रिस्पॉन्स में साइटोकाइन रिलीज करते हैं। तो न्यूट्रोफिल जो है वो क्या रिलीज करेगा, प्रोटीएज एंजाइम रिलीज करेगा। नॉर्मली दिस इज व्हाट इट हैपन्स, बट अभी हम यहाँ पर पैथोजेनेसिस की बात करें तो जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग की बात कर ली, तो वहाँ उसमें से दो चीज़ें होगी। पहला तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का इनहिबिशन होगा, दूसरा है कि इन्फ्लेमेटरी सेल इनफिल्ट्रेशन होगा, राइट। अब अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन अगर कम होगा तो एंटी प्रोटीएज भी कम होने लगेगा, दैट विल अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ द लंग एंड विल लीड टू एम्फीसेमा। अब सेल इन्फिल्ट्रेट इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पर जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है यानी ECM उसका डिग्रेडेशन होगा, प्रोटीएज को बढ़ाएगा। भाई प्रोटीएज बढ़ रहा है यानी इलास्टेज बढ़ रहा है, तो वो इलास्टिक डैमेज करेगा and that will lead to emphysema, right? So it makes so much sense now, right? And this is the reason I just love these subjects. I just love how glorious these subjects are, how beautiful they are, right? बहुत तारीफ हो गई। Now next is the alleles of alpha 1 antitrypsin जो हमें याद रखने हैं। नॉर्मल के लिए कौन सा एलील रिस्पॉन्सिबल होता है, it is PIMM. For deficient it is PIZZ. For null type it is PI null null, and for dysfunctional it is PISS, right? अब आते हैं मॉर्फोलॉजिक फीचर्स में। इफ़ वी सी ग्रॉसली, जो लंग्स होते हैं पेल होते हैं विथ थोड़ा बहुत सा ब्लड एंड दे आर वॉल्यूमिनस, द एजेस ऑफ द लंग्स आर ऑलमोस्ट राउंडेड। और अगर माइल्ड केसेस होगा तो हम हैंड लेंस से देखेंगे तो देर इज़ डायलिटेशन ऑफ एयर स्पेस इज सीन, बट अगर एडवांस्ड केस होगा देन देर इज़ फॉर्मेशन ऑफ बुल्ला एंड ब्लेब्स। बुल्ला और ब्लेब्स क्या होता है, ब्लेब्स यानी कि स्मॉल ब्लिस्टर फिल्ड विथ सीरस फ्लूइड, और बुल्ला क्या होता है, जब बहुत सारे ब्लेब्स मिलके एक लार्ज ब्लिस्टर बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बुल्ला। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ब्लेब्स एंड बुल्ला। माइक्रोस्कोपिकली जो भी टाइप ऑफ एम्फीसेमा है उसके बेसिस पर जो सेप्टल डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ हो, डिस्ट्रक्शन जो भी प्रोड्यूस हुआ हो, या फिर एयर स्पेस का डायलिटेशन जो भी प्रोड्यूस हुआ हो, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एम्फीसेमा। नाउ इज क्लिनिकल फीचर्स। पहला है एक्सर्शनल डिस्निया, बताया था COPD में एक्सर्शन पे वो ब्रीदिंग डिफिकल्टी प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल। अगर एनाटॉमी में पढ़ा होगा तो याद होगा कौन सी है रेस्पिरेटरी मसल्स एसेसरी, रेक्टस एब्डोमिनिस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस। ओके, पेशेंट जो है डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग के साथ साथ इस सिम्टम के साथ भी प्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट इज बैरल शेप चेस्ट। फोर्थ वन इज कफ अकर्स आफ्टर डिस्निया विद स्कैंटी म्यूकोइड स्प्यूटम। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कफ एंड स्प्यूटम? हम लेमैन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कफ यानी कि जो हम एक्सुडेट निकलता है खांसने के बाद, दैट इज कॉल्ड एज कफ। नो, स्प्यूटम होता है उसका मीनिंग, जो हम हमारा जो एक्सुडेट निकलता है उसको हम स्प्यूटम बोलते हैं, और जो खांसते हैं दैट इज कॉल्ड एज कफ। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कफ एंड स्प्यूटम। नाउ लेट्स सी ये फोर्थ पॉइंट हमें कहना क्या चाहता है। कफ अकर्स आफ्टर डिस्निया विद स्कैंटी म्यूकोइड स्प्यूटम। पर्सन को डिस्निया हुआ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उसके बाद उसको कफिंग होगा एंड दैट विल लीड टू स्कैंटी म्यूकोइड स्प्यूटम। पहले क्या होगा, डिस्निया, देन कफ with scanty mucoid sputum. Okay, the fifth one is there is no recurrent respiratory infection. हमने chronic bronchitis में देखा था there is recurrent respiratory infection occurring there, but यहाँ पर नहीं होता है. And the specific term given to these patients are pink puffers. Why? Because of difficulty in breathing their face becomes red while gasping for air.
right? So they are called as pink puffers. Seventh is weight loss. It is not that much important, but पेशेंट समटाइम्स प्रेजेंट विद दिस सिम्टम. राइट हार्ट फेलियर, मैंने प्रीवियस अपने क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था कि राइट हार्ट फेलियर क्यों COPD में क्लिनिकल फीचर्स में प्रेजेंट होता है, राइट? सो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं. एंड द लास्ट फाइंडिंग इज CXR, दैट इज चेस्ट एक्सरे. द हार्ट अपीयर्स स्मॉल विद हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स. सो यहाँ पर हमारा एम्फीसेमा ख़त्म होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड please like this video if you like this, and subscribe my channel if you are new here, and share this video to all of your friends. That means a lot and it motivates me to make more of these videos. Thank you.